जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर मीटिंग। और आज हमारा एजेंडा जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन है। और बुक वही सेम है, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। तो इंशाल्लाह चैप्टर बाय चैप्टर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ठीक है, तो अभी जी फातिमा है हमारे साथ, स्टार्ट करेंगी। ठीक है जी फातिमा, गो अहेड। हाँ जी सर। सो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस। ये चैप्टर नंबर 18 है ग्लोबल पॉलिटिक्स किताब का, जो कि एंड्रयू हेवुड ने लिखी है। हम्म। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझने की जरूरत है तो हमने उसकी डेफिनेशन देखनी है कि क्या होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले सबसे पहले ये चीज देखें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जबकि आपके पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उनको इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसके अंदर फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके अंदर 3 से ज्यादा आपको स्टेट्स की मेंबरशिप चाहिए होती है, और उसके बाद आपके पास रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं ताकि आप अपने जो मेंबर्स हैं आपके उनको रेगुलेट कर सकें, और इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ताकि आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स और इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कर सकें। ठीक हो गया। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एवोल्यूशन को समझने के लिए यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जब बैटल ऑफ वाटरलू हुई और नेपोलियन जो है वो हार गया 1815 में, तो आपके पास कांग्रेस ऑफ वियना होती है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो यूरोप के मोनार्क्स होते हैं या डिप्लोमेट्स होते हैं वो आकर बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरीके से अपना बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ठीक है, तो वहां से कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो ये एक फाउंडेशनल समझी जाती है फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 होती है, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट आता है, ये सारा हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम और यूनाइटेड नेशंस, और आज जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 378 तक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एवरेज उन्होंने निकाली तो पता चला कि 40 कंट्रीज एटलीस्ट हैं। अच्छा, अब कैटेगरीज क्या होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं, जिस तरीके से मेंबरशिप है, कंपिटेंस है, फंक्शन है और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सबसे पहले आ जाती है मेंबरशिप। अब पहला है रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप होती है और एक होती है यूनिवर्सल मेंबरशिप। अब जो रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप ये होती है कि सबको उसमें मेंबरशिप नहीं दी जाती, जिस तरीके से ओपीईसी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एनर्जी कमीशन है, जो उसमें सिर्फ जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं वही आएंगी। ठीक है, अब पाकिस्तान उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यूनिवर्सल मेंबरशिप जो है ना वो तमाम कंट्रीज को दी जाती है, जिस तरीके से जनरल असेंबली जो है उसमें तमाम कंट्रीज जो है उनको यूनिवर्सल एक मेंबरशिप हासिल है। उसके बाद कंपिटेंस आ जाती है जो सेकंड कैटेगरी है। उसमें भी 2 सब कैटेगरीज है हमारे पास, इश्यू स्पेसिफिक और कम्प्रीहेंसिव। अब इंटरनेशनल और और बात जो होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। इश्यू फा- ऐसे मैंने सिर्फ फातिमा, एक ही उनका आप अब जिस पिछला, तरीके से फातिमा वर्ल्ड पिछले दो सेंटेंसेस ऑर्गेनाइजेशन एक दोबारा ही बोल लें। एजेंडा। आपकी आवाज की समझ नहीं आई, पिछले दो सेंटेंसेस दोबारा बोल दें जरा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, तो बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास जो है 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है आपके पास मेंबरशिप। मेंबरशिप की आगे 2 सब कैटेगरीज होती हैं, एक होती है रिस्ट्रिक्टेड और एक होती है यूनिवर्सल मेंबरशिप। अब रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप ये होती है कि आपकी जो सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज को ही उसमें ऐड किया जाएगा उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरीके से आपके पास ओपीईसी है जिसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ही ऐड हो सकती हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी यूनिवर्सल मेंबरशिप। ठीक है, उसके अंदर से आपकी तमाम जनरल असेंबली के अंदर तमाम जो कंट्रीज हैं उनको यूनिवर्सली उनको मेंबरशिप हासिल है। उसके बाद जो आपकी सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो आती है कॉम्पिटेंस की।
कंपिटेंस में आपके पास दो सब कैटेगरीज हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना, वो बाज दफा इशू स्पेसिफिक होती हैं और उनका सिर्फ एक एजेंडा होता है जिसपे वो काम कर रही होती हैं, और वो है जिस तरीके से हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने देखा जिस तरह उसने कोविड के टाइम पे काम किया और वो सारा अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव। अब बास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, जिस तरीके से आपके पास यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन आपके पास यूरो के साथ भी डील कर रहा है, आपके पास ट्रेड इश्यूज के साथ भी डील कर रहा है, वो उनके हेल्थ इश्यूज भी डील कर रहा है, यूरोप की तमाम कंट्रीज के इमिग्रेशन और ये सारी चीजें उनके साथ डील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस की बेस पे आपके पास डिवीजन आ जाती है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और एक होती है ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो एक काइंड ऑफ थ्योरेटिकल टाइप काम करती हैं, ठीक है। जिस तरीके से आईएमएफ है, आईएमएफ बेसिकली रिसर्च करेगा, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स दे देगा, लेकिन वो ऑपरेशन कोई ऐसा जाके ऑन द फील्ड रन नहीं करेगा। जिस तरीके से आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जाती हैं, आपके पास ग्राउंड वर्क करती हैं, ठीक है, ऑपरेशंस रन करती हैं, डिफरेंट मिशंस रन करती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी दो सब कैटेगरीज हैं, एक होती है इंटर गवर्नमेंटलिज्म और दूसरी होती है सुप्रानेशनलिज्म। अब इंटर गवर्नमेंटलिज्म में क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटलिज्म में ये होता है कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स होती हैं कंट्रीज की, वो बैठती हैं और आपके पास डिसीजन मेकिंग, उनके पास अथॉरिटी होती है। जिस तरीके से हम यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में देखते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ठीक है, और उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सुप्रा नेशनलिज्म क्या होता है? सुप्रा नेशनलिज्म ये होता है कि आपके पास जो इंडिविजुअल स्टेट्स होती हैं ना, वो अपनी थोड़ी सी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करती हैं और उनका अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाई जाए, ठीक है। और इससे क्या होता है कि वो एक हायर अथॉरिटी को कहती हैं कि आप ही डिसीजंस लें, ये सारा कुछ वो करती हैं, जिस तरीके से हम यूरोपियन यूनियन के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाई आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटेड, ठीक है। तो बेसिकली ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो एक किसी भी ग्लोबल गवर्नेंस का ना एक मेन एलिमेंट होती है। अब ग्लोबल गवर्नेंस क्या होती है, ग्लोबल गवर्नेंस अरेंजमेंट्स क्या होती हैं? अब ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर आपके पास नेशंस आ जाती हैं, आपकी जो डिफरेंट एनजीओज हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर भी कोई भी ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर इशू आ जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है, तो ये इसको रिजोल्व कर सकती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कोऑपरेशन के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। अच्छा, दूसरा मेन पॉइंट ये आ जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती हैं एज अ न्यूट्रल अंपायर्स और रेफरीज। अब इस पे हम आगे देखेंगे कि बहुत बड़ी डिबेट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अब इसमें 3 पर्सपेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है फेडरलिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव और न्यू फंक्शनलिज्म का पर्सपेक्टिव, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्यों जरूरत है, इनको क्यों बनाना चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो पहला फर्स्ट पर्सपेक्टिव है ना, फेडरलिज्म का पर्सपेक्टिव, वो बेसिकली फेडरलिज्म क्या कहता है? टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, सेंटर और पेरिफेरी के दरमियान। अच्छा, ठीक है। अब ये जो फेडरलिज्म का पर्सपेक्टिव है ना, वो ये कहता है कि जो आपकी स्टेट्स होती है ना, सॉवरेन स्टेट्स, वो इस कदर सेल्फ इंटरेस्ट परसू करती हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनार्की कि वो एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो वॉर्स क्रिएट करती हैं, ठीक है, वो वॉर्स में इंडल्ज कर लेती हैं अपने आप को। इसीलिए जरूरी है कि ये इन स्टेट्स से थोड़ी सी सॉवरेनिटी, इन स्टेट्स को चाहिए कि अपनी थोड़ी सी सॉवरेनिटी जो है वो ट्रांसफर करें एक हायर और एक फेडरल बॉडी को, ताकि वो जो फेडरल बॉडी हो चीजों के और डिफरेंट वॉर्स के और डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक्स थिंग्स के, जो कि आपके पास एनार्की और डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रही हैं चीजें, उनके सोल्यूशन आपको दे सके, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड जो अप्रोच है वो है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरी की समझने की जरूरत है। और स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरी को मैं समझाती हूँ एक एनालॉजी के थ्रू। जिस तरीके से हमारा स्टमक है, ठीक है, उसका क्या काम है? उसका एक
प्रॉपर ऑर्गन है वो, उसका क्या काम है? उसका काम है डाइजेशन करना, उसका फंक्शन है डाइजेशन करना। ठीक है, अब हार्ट है, हार्ट का क्या काम है? उसका फंक्शन है पंप करना ब्लड। अब इमेजिन करें कि जी आपका स्टमक जो है वो ब्लड पंप कर रहा है और हार्ट आपका डाइजेशन कर रहा है, तो आपका कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, और या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका जो है स्टमक जो है वो काम करना ही छोड़ दिया है। ठीक है, इन दैट केस भी आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरी क्या कहती है? स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरी कहती है कि आपकी स्टेट के अंदर जो हर स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल जुडिशरी होती है ना, उसका काम है आपकी जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये सारा काम है। अगर आपके पास लेजिस्लेशन करना शुरू कर दे या वो आपके पास एग्जैक्ट का रोल, ठीक है, तो अब फंक्शनलिज्म बेसिकली ये कहता है कि जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो एक ऐसा वर्क करती हैं एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस के तौर पे, ताकि आपकी जो उन स्ट्रक्चर्स के साथ मिलके ये काम करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक काइंड ऑफ बोनस टाइप चीज हो जाती है। और ये आपकी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो काफी इफेक्टिवली अपने कलेक्टिव एक्शंस को परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टेट्स। और डेविड जो है वो इसके बारे में कहते हैं कि फॉर्म फॉलोज फंक्शंस, यानी पहले आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी आपकी स्टेट के साथ कोलैबोरेशन में, तो ही आपके पास आगे कलेक्टिव एक्शन होगा। उसके बाद न्यू फंक्शनलिज्म है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब पाकिस्तान और इंडिया का जब रिलेशंस थोड़े बेहतर हुए ये ड्यूरिंग आई के रूल, कि जब करतारपुर कॉरिडोर बना, तो उन्होंने कहा कि न्यू फंक्शनलिज्म के मुताबिक अगर हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं न्यू फंक्शनलिज्म, तो वो ये कहता है कि अगर आपका पाकिस्तान और इंडिया के जब करतारपुर कॉरिडोर बना, तो आपकी टूरिस्ट डोमेन में क्या हुई है? कॉपरेशन हुई है। ठीक है, आपकी रिलीजियस टूरिज्म में कॉपरेशन हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इससे आपके स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या मतलब? कि अब ये जो आपकी रिलीजियस टूरिज्म पे कॉपरेशन बनी है, वो कल को आपकी इकोनॉमिक कॉपरेशन, आपकी ट्रेड कॉपरेशन, इस और आपकी बेटर फॉरेन पॉलिसी और बेटर रिलेशन और इंटीग्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं आपको। ठीक है, तो यही बात करता है न्यू फंक्शनलिज्म। न्यू फंक्शनलिज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन जो होती है ना, वो ब्रोडन कर देती है और डीपन कर देती है आपके रिलेशनशिप को, आपके इंटीग्रेशन को। ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्पिल ओवर। स्पिल ओवर ये होता है कि अगर एक आपके एरिया में, आपकी एक डोमेन में आपकी कॉपरेशन हुई है, तो इसका मतलब है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा और आपके पास मजीद न्यू चीजें, प्रेशर्स जनरेट होंगे, न्यू गोल्स जनरेट होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है अप्रोचेस टुवर्ड्स द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी क्या क्या अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है लिबरल व्यू। लिबरल व्यू क्या कहता है? लिबरल व्यू ये कहता है स्टेट्स कोऑपरेट करती हैं क्योंकि वो इनके उनके इंटरेस्ट में है कि वो कोऑपरेट करें। ठीक है, लिबरल व्यू को हम विन विन सिचुएशन के थ्रू समझ सकते हैं। विन विन सिचुएशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। इन्होंने कहा कि आप आयरन बनाते हैं, मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं टेक्सटाइल में अच्छा हूँ, तो ऐसा करते हैं कि दोनों ने क्यों खपना है दोनों कामों में, तो हम ट्रेड कर लेते हैं, हम कॉपरेशन कर लेते हैं, आयरन आपकी तरफ से आ जाएगा, मैं टेक्सटाइल बेच दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये एक विन विन सिचुएशन है। अब दोनों ने कॉपरेट किया, अब दोनों के दरमियान इंटीग्रेशन हो गई। अब एज अ रिजल्ट क्या होगा? वो वॉर में जाने से पहले 100 दफा सोचेंगे। तो बेसिकली वो ये कहता है, लिबरलिज्म ये कहता है कि आपकी जब इस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना, वो इस कॉपरेशन के लिए एक ग्लू का काम करती हैं। ठीक है, इसको ओवरव्यू करती हैं। जबकि आपके पास न्यू लिबरलिज्म इस बात को कहता है कि बाज दफा ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके कॉमन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट एक आधी स्टेट को ये इंसेंटिव मिल सकता है कि वो डिफेक्ट करे। ठीक है, तो वो फियर एक है इस सिस्टम के अंदर, तो वो उसको हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। उसके बाद आ जाता है रियलिस्ट व्यू। रियलिस्ट व्यू और न्यू रियलिज्म में बेसिकली अगर छोटा सा डिफरेंस अगर मैं आपको समझाऊं, तो रियलिस्ट व्यू जो बड़ा डोमेस्टिक लेवल पे होता है, ठीक है, और न्यू रियलिस्ट जो है वो एक जरा इंटरनेशनल लेवल पे है। जो रियलिस्ट व्यू है वो ये कहता है कि आपकी जो काफी स्केप्टिकल है अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो कहता है कि
आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इरोड कर सकती हैं आपकी नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी को और उसकी नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और ये काफ़ी लार्जली इनइफेक्टिव रही हैं, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद न्यू रियलिज्म ये बात करता है कि आपके पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एज अ चैनल यूज करते हैं डिफरेंट हेजिमोन्स लाइक यूके यूएसए, ताकि वो अपनी हेजिमनी मेंटेन रख सकें ग्लोबल सिस्टम पे, और वो एक डेवलपिंग जो कंट्रीज है ना उनको काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट कर सकें, वो अपनी एक्सप्लॉइटेशन को लीगलाइज करते हैं थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो उनका एक इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है न्यू रियलिस्ट का। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अब जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि आपकी जो लेवल ऑफ कॉपरेशन है ना इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, वो डिपेंड होनी चाहिए इस चीज पे कि स्टेट अपनी आइडेंटिटीज और अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से उन्होंने शेप किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि वो अपनी जो है आइडेंटिटी उसको आइडिएशनल कंस्ट्रक्शन के बेस पर करें। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्रिटिकल व्यू। अब क्रिटिकल व्यू में आपके पास फ्रैंकफर्ट क्रिटिकल थेरीज आती हैं। ये बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट ग्रामची से निकला है, ठीक है, जिसने बेसिकली कहा था कि थेरी ऑफ हेजिमनी दी थी, ठीक है। तो अब ये फ्रैंकफर्ट क्रिटिकल थेरीज ये कहते हैं कि आपका जो ये आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, डिफरेंट आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनका एजेंडा ही ये है कि वो इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म को प्रमोट कर सके और न्यू लिबरल एजेंडा को वो आगे से आगे बढ़ा सके, और एज अ रिजल्ट आपके पास एक हेजिमनी क्रिएट हो सके सुपर पावर्स की, जो कि यूएसए है इस वक्त, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि आप जब भी कोई भी आपके पास सेशन होता है तो आप देखें तो ज्यादातर उधर तादाद मेल की होती है, ठीक है, फीमेल और मेल रेशो में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपकी जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल डोमिनेशन ऑफ एलीट मेन पे चल रही है, मेस्कुलर आइडियाज प्रमोट कर रही हैं, उनकी पॉलिसी की अप्रोच भी वैसी है। लेकिन हम देखते हैं कि डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके यूनाइटेड नेशन की डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस और सीड और ये सब इस बात को निगेट करते हैं, लेकिन काफी हद तक ये बात ठीक भी। उसके बाद आ जाती है ग्रीन। ग्रीन का क्या ख्याल है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ये लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा एक इनिशिएटिव है, इसको यूज करना चाहिए हमें, ताकि हम एक सोल्यूशन फाइंड कर सकें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का। अच्छा, अब एक डिबेट एग्जिस्ट करती है कि क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा रिलेटिव गेन्स पे काम करती हैं या एब्सोल्यूट गेन्स पे काम करती हैं। अब सबसे पहले रिलेटिव गेन्स समझने की जरूरत है। रिलेटिव गेन्स ये होता है कि हमें दो, फॉर एग्जांपल कंट्री ए है और कंट्री बी है, दोनों ट्रेड कर रही हैं, तो क्या होगा कि एक कंट्री को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है एज कंपेयर टू दूसरी कंट्री, ठीक है। उसके बाद आपके पास एब्सोल्यूट गेन्स क्या है कि दोनों को प्रॉपर, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में ना दोनों की स्टेट्स की पोजीशन इंप्रूव हो रही है, यानी दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। यानी रिलेटिव गेन्स आपके पास जीरो सम गेम को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, कि वन स्टेट्स गेन इज अनदर स्टेट्स लॉस, और एब्सोल्यूट गेन्स आपके पास विन विन सिचुएशन को कर रहा है। तो विन विन सिचुएशन हमें पता है कि लिबरल्स का ये शुरू से रहा है मोटो, ठीक है। तो न्यू लिबरल ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो हमेशा एब्सोल्यूट गेन्स पे काम करती हैं। ये आपके पास मल्टीपल रिलेशंस बनाती हैं मल्टीपल स्टेट्स के साथ, ताकि आपकी स्टेट्स कोऑपरेट कर सकें और डिलीवर कर सकें एब्सोल्यूट गेन्स को, और स्कोप ऑफ कोऑपरेशन आपका बढ़ सके एट द इंटरनेशनल लेवल। उसके बाद जो आपका न्यू रियलिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये सारी मतलब इस तरीके से काम करती हैं कि इसमें रिलेटिव गेन होता है। किसी एक जो वो है ना कंट्री, उसको बहुत ज्यादा हेजिमनी मिल जाती है, ठीक है, और उसी की इम्प्रूवमेंट होती है स्टेट पोजीशंस में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो रिलेटिव गेन्स पे काम करती हैं, और एक जीरो सम गेम है, और एक स्टेट गेन करती है और बाकी सारी लॉस लॉस का निशाना बनती है, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि
वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर वन का जो खत्म होने वर्ल्ड वॉर होने की वन की जो वजह थी ना मेन, वो क्या थी, वो ये थी कि बहुत ज्यादा सीक्रेट अलायंसेस बनी हुई थी, ठीक है। एक कंट्री को नहीं पता था कि वो दूसरी कंट्री जिसपे वो अटैक करने जा रहा है वो किसके ब्लॉक में, और वो वाली कंट्री आके उस पर अटैक कर देगी। तो बहुत ज्यादा सीक्रेट डिप्लोमेसी, सीक्रेट अलायंसेस, कुछ भी ओपन नहीं था, ठीक है। तो वुडरो विल्सन जो था ना, वो आया इस कॉन्सेप्ट से, आइडियलिस्टिक इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से। ये यूएसए का प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, वॉर के टाइम पे, ठीक है। उन्होंने नारा लगाया सेफ फॉर डेमोक्रेसी, वर्ल्ड को हम एक डेमोक्रेसी के लिए सेफर बनाएंगे, ठीक है। तो अब इनके जो आइडियलिस्टिक इंटरनेशनलिज्म को कहा जाता है विल्सोनियज्म, ठीक है, ये बेसिकली 14 पॉइंट्स जो उन्होंने कांग्रेस में दिए थे ना, उसको उस पे है सारा। अच्छा, अब उन 14 पॉइंट्स में मेन मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ओपन एग्रीमेंट्स का, और उसके बाद एंड टू सीक्रेट डिप्लोमेसी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और नेविगेशन। अब बाज लोग ये कहते हैं कि जी इन्होंने फ्रीडम ऑफ ट्रेड इसलिए लगाया क्योंकि उस टाइम पे ये जो आपका यूएस था वो बहुत ज्यादा जल्दी इंडस्ट्रियलाइज होकर उन्होंने काफी ज्यादा वेपन्स वगैरह बनाने और दूसरी और चीजें बनाना, गुड्स बनाना स्टार्ट कर दी थी, तो दे वांटेड टू प्रमोट देयर गुड्स, ठीक है, इन अदर कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट, इन्होंने जो मेन कॉन्सेप्ट दिया कलेक्टिव सिक्योरिटी का। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या कहती है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ये कहती है कि एक आइडिया और प्रैक्टिस ऑफ कॉमन डिफेंस है ये, जिसके अंदर स्टेट्स जो है ना वो प्लेज करती हैं कि अगर तुम पे अटैक होता है तो मैं तुम्हें डिफेंड करने आऊंगा, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, और इसी की बुनियाद पे बाद में आपके पास। तो अब लीग ऑफ नेशंस आखिर बनी, ठीक है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और 1919, वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटा था तो मैं उसमें नहीं गई। तो हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या है, कि आखिर क्यों ये फेल हुई। जिस तरीके से आप ये इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जापान जो है वो लीग ऑफ नेशन को मार रहा है, ठीक है, और ये जो यू डिफरेंट आइडियलिस्ट हैं वो उसको फेस सेविंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो बेसिकली अब यूएसए जो था ना वो खुद, उसने यूएस की कांग्रेस ने ना उसकी मेंबरशिप को रेटिफाई नहीं किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम जो है ना वो लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। इसको हम पॉलिटिकल साइंस में भी यूज कर सकते हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाले में, ठीक है। उसके बाद जर्मनी जो था ना उसने तो ज्वाइन कर लिया 1926 में, लेकिन वहां पे हिटलर आ गया, नाजी रूल आ गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो किसी इस ऐसा पार्ट नहीं बनेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब फ्रॉड है। तो उन्होंने लीव कर दिया 1933 में। और जापान ने बेसिकली ना लीग ऑफ नेशन की डेथ कहते हैं उस वक्त हुई जब जापान ने अबैंडन किया लीग ऑफ नेशन को इन 1933, और उसने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम रिसोर्सेज मंचूरिया को ऑक्युपाई कर लिया, और इटली ने भी वॉकआउट कर दिया 1936 में, ठीक है। उसके बाद सोवियत यूनियन को भी कर दिया गया जब उसने फिर अटैक किया। तो बेसिकली अगर हम इस सारे को ना, तो जो लीग ऑफ नेशन थी ना, लीग ऑफ, उसमें काफी इफेक्टिव पावर लैंडिंग रेजोल्यूशन नहीं था, ठीक है। और इसकी जो रिकमेंडेशंस थी ना वो भी बहुत ज्यादा यूनानिमस थी, और कोई मैकेनिज्म नहीं था कि ये मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्शन ले सके अदर स्टेट्स के खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई आपका जो ट्रेड था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई आपके पास ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी उस वक्त कि आप उस अगले पे सैंक्शंस लगा दें, ऐसा नहीं था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशंस इमर्ज होती है। यूनाइटेड नेशंस इमर्ज हुई ड्यूरिंग द वॉर ही, जब 26 स्टेट्स ने प्लेज किया कि हम जो है ना वो एक्सिस पावर को हराएंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कहा जाता है उसको। उसके बाद ये थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, इसको देख लें, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये यूएसए, सोवियत यूनियन, चाइना, यूके, इन्होंने मिलके आपके पास यूनाइटेड नेशन की बुनियाद रखी। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन काम कैसे करती है? तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, जिसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना हर दफा बनाया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पीस कीपिंग, पीस इन्फोर्सर, निगोशिएटर
अल्टीमेटली पीस इन्फोर्सर का काम करता है, ठीक है। इसके पास ये पावर है कि ये लीगली बाइंडिंग सोल्यूशन रेजोल्यूशंस दे सके, जिस तरीके से लीग ऑफ नेशंस नहीं दे पाती थी, ये देता था, ठीक है। उसके बाद सस्पेंड और एक्सपेल कर सके डिफरेंट मेंबर्स को, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सके, मिलिट्री एक्शन ले सके, ताकि आपके पास पीस और सिक्योरिटी रिस्टोर हो सके। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स थे, 5 जो थे वो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली में तमाम लोग हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल मेंबरशिप है इसकी। इसके बाद हर आपके पास कंट्री के पास एक सिंगल वोट है। असेंबली जो है वो डिबेट कर सकती है, पास कर सकती है रेजोल्यूशन जो कि आपके एक चार्टर में कवर करते हैं, ठीक है। यूएन का बजट है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2/3 मेजोरिटी जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को पास करेगी, लेकिन अब ये जो डिसीजंस होंगे ना वो रिकमेंडेशंस होंगी, ना कि ये इन्फोर्सेबल इंटरनेशनल लॉ होगा। इसी वजह से कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस बस रेजोल्यूशंस और ये चार्टर्स और ये सब पास करता रहता है, लेकिन कुछ करता नहीं है, ठीक है। तो वो ये वजह है। उसके बाद द असेंबली नाइदर हैज लेजिस्लेटिव रोल नॉर डज इट ओवरसी और स्क्रूटिनाइज इन एनी मीनिंगफुल सेंस, यानी ये ओवरसी और स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकता बाद में। अच्छा, अब इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सेकंड थर्ड सॉरी आ जाता है ऑर्गन, वो है सेक्रेटेरिएट। अब जो इसका सेक्रेटरी जनरल होता है वो ज्यादा पब्लिक फेस होता है, वो यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। उसके बाद ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, ये अपॉइंटेड बाय असेंबली होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 ईयर, ठीक है। इसमें अब सिक्योरिटी जो जनरल होता है वो काफी ज्यादा डील करता है विद द ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ बाय सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कल्चर्स, और इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि यूनाइटेड नेशन की इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर सके, और जो राइवलरी एग्जिस्ट करती है ना P5 स्टेट्स में, जो परमानेंट 5 स्टेट्स है सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, उनके दरमियान जो राइवलरी एग्जिस्ट करती है ना उसको काइंड ऑफ बैलेंस उसमें रख सके, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसमें 54 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं बाय जनरल असेंबली। इनका जो मेन रोल है वो इकोनॉमिक और सोशल वर्क करना है फॉर द यूएन एंड यूएन फैमिली ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये चार्टर है, ये एक और आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है, कि टेररिज्म कमेटी है उसकी, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स हैं, मिलिट्री स्टाफ कमेटी है, सैंक्शंस कमेटी है, और एडहॉक बॉडीज हैं। और आपके पास जनरल असेंबली में सब्सिडरी के अंदर, अब जनरल असेंबली के अंदर ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन आता है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आती है, इसी के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स आ जाते हैं, और इसी के अंदर जो मेन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो जनरल असेंबली के अंदर आता है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर हम देखते हैं हमारा IMF आता है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड WHO, और ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद सेक्रेटेरिएट का काम है ये सारा, लीगल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, फील्ड स्पोर्ट, और इनका ऑफिस है नैरोबी कीनिया में, ठीक है, जिनेवा में, वियना में, ठीक है, और ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस है, ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मेन डिबेट आती है ना वो आती है सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, USA, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। चाइना भी जो है ना अंटिल 1971 रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान था ना वो इसका पार्ट था सिक्योरिटी काउंसिल। बाद में फिर ये आपके पास चाइना है, जब US और चाइना के रिलेशन अच्छे हुए, किसिंजर ने करवाए जो भी, ठीक है, तो ये आया, चाइना बनाया इसका पार्ट सिक्योरिटी काउंसिल का। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो मोस्ट सिग्निफिकेंट UN बॉडी, हमने देख लिया कि ये इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और ये सब उसमें करती है। अब ये जो पांचों है ना इनके पास परमानेंट वीटो पावर है। फॉर एग्जांपल कोई इनके पास इशू आया है, अब इनमें से ना कोई भी अगर कह देगा ना, फॉर एग्जांपल रशिया कह देगा कि हमने ये काम नहीं करना, वो वीटो कर देगा, तो वो वीटो हो जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा काम। अच्छा, अब वो कहते हैं कि UN जो है ना वो काफी ज्यादा डोमिनेटेड हो चुका है इसी कोर इशू ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, और ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल निशाना बन चुका है, ठीक है। और लोग ये और सारे जो डिफरेंट अदर स्टेट्स हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि
P5 जो है ना वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। क्यों आउटडेटेड है? क्योंकि ये 19 आपके पास जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुई ना और आपके पास कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे जो सुपर पावर्स थी ना उनको इसमें ऐड किया गया। ठीक है, अब देखा जाए तो यूके और फ्रांस बिल्कुल ही नीचे आ गए हैं, बल्कि आपके पास इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील ये इमर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको जगह देनी चाहिए एज कम्पेयर टू यूके एंड फ्रांस। इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड है और रीजनल इम्बैलेंस है। देखा जाए तो आपके पास नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आपके पास यूएसए है। ठीक है, एशिया से आपके पास चाइना और यूएसएस रशिया है, और यूरोप से आपके पास यूके एंड फ्रांस है। अब अफ्रीका किधर गया, ऑस्ट्रेलिया किधर गया, लैटिन अमेरिका किधर गया, इन साउथ अमेरिका, इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जापान है या जर्मनी है, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इमर्ज कर रही है ऑन द इंटरनेशनल लेवल। या इंडिया है, ब्राजील है, नाइजीरिया है, इजिप्ट है, साउथ अफ्रीका है, तो इनकी तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि अब मजे की बात ये है कि अब अगर फॉर एग्जांपल चाइना कहता है कि हम ब्रिक्स की कंट्रीज को, या लाइक ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका को ऐड किया जाए उसके अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो यूएसए आएगा और आके वीटो कर देगा। तो वीटो स्टेटस कुड नॉट बी रिमूव विदाउट एनी अनैनिमस एग्रीमेंट ऑफ P5। तो एक काइंड ऑफ एक पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। उसके बाद अब जो है ना एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस आउटसाइड द P5 एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना रेजिस्ट करता है कि ब्राजील कहीं ना चला जाए P5 के अंदर, पाकिस्तान रेजिस्ट करता है कि कहीं इंडिया ना चला जाए P5 के अंदर, इसी तरीके से नाइजीरिया रेजिस्ट करता है कि साउथ अफ्रीका ना P5 के अंदर चला जाए। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ टसल और कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अब वो कहता है कि हमारी रिकमेंडेशन ये देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल पावर जो होती है ना वो ऑलवेज चेंजिंग, तो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की जो आपकी डायनेमिक्स है ना वो भी इस तरीके की ही होनी चाहिए, जो कि ऑलवेज चेंजिंग आपको वीटो पावर्स देनी चाहिए कंट्रीज को। ठीक है, और रीजनल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम एनालिसिस देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले जब कोल्ड वॉर, हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फौरन ही कोल्ड वॉर इरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा पैरालाइज कर रखा, आपके पास सुपर पावर राइवलरी में कोई काम करने ही नहीं देता था। अगर यूएस कुछ करता था तो आपके पास यूएसएसआर वीटो कर देता था, यूएसएसआर वीटो कुछ करना चाहता था तो वो यूएस वीटो कर देता था। तो तकरीबन 82 वीटोज हुए 1946 से लेकर 1955 तक। ठीक है, उसके बाद एक मजे की बात इसमें यह है कि आपके पास यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है कि मिलिट्री स्टाफ कमेटी, जिस तरह हमने उस चार्ट में भी देखा था कि मिलिट्री स्टाफ कमेटी एज ए सब्सिडरी बॉडी होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन आपके पास P5 इस बात को रिजिस्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन अपनी मिलिट्री कैपेसिटी ना डेवलप कर ले गए, उसको हर बात पे उसको वीटो कर देते हैं वो लोग। उसके बाद ये बात आती है कि आखिर फिर यूनाइटेड नेशन जो मिलिट्री एक्शंस लेता है तो वो कैसे लेता है। अब यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो ऑथराइज करता है मिलिट्री एक्शंस को, ये सब कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। जिस तरीके से यूएस को उसने कहा कि यूएस लेड फोर्सेस गई कोरियन वॉर के अंदर, गल्फ वॉर के अंदर, तो वो बेसिकली यूएन ने ऑथराइज किया था उनको। या डिफरेंट रीजनल बॉडीज थी, नेटो थी जिस तरह कोसोवो में गई, अफ्रीकन यूनियन जो दारफुर के उसमें एरिया में गई, या फिर इसकी एक मल्टी नेशनल फोर्स कहलाते के होती है ब्लू हेलमेट्स के तौर पे या ब्लू बैरेट्स के तौर पे। ठीक है, जो कि मेंबर स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं, जनरल असेंबली की भी कर सकती हैं। ठीक है, और या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। अब एक मूवी थी ब्लैक हॉक डाउन, किसी ने देखी हो तो उसमें क्या होता है कि वो सोमालिया में ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन की जो डिप्लॉयड फोर्सेस होती हैं वो कंडक्ट करती हैं, और ये पाकिस्तानी जो हैं वो सोल्जर्स गए हैं, इन्होंने देख लें ब्लू हेलमेट्स पहने हुए हैं, ये पाकिस्तानी झंडा है, तो ये बेसिकली वहां पे जाके इन्होंने अपना यूएन पीस कीपिंग मिशन किया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि एक द ओनली अथॉरिटी काउंसिल ने मिलिट्री इन्फोर्समेंट
को वैलिड करार दिया वो था कोरियन वॉर के अंदर। इन 1950 हमने देखा कि वो यूएस लेड फोर्सेस गई। उसके बाद नॉन मिलिट्री इन्फोर्समेंट मेयर्स बाज दफा एम्प्लॉय में, जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम वाला टाइम चल रहा था, ठीक है। उसके बाद स्विस क्राइसिस जब होता है, जब कर्नल नासिर, हाँ कर्नल नासिर जो है वो आपके पास नेशनलाइज कर लेते हैं स्विस कैनाल को, ठीक है। इसका इसकी बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं द क्राउन में, द स्विस क्राइसिस के नाम से एपिसोड है। यूएस रेजोल्यूशन जो कंडेम कर रहा था इसराइली और ब्रिटिश फ्रेंच एक्शन को, ठीक है। इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ सेवर्स साइन की थी ब्रिटिश, फ्रेंच और इजरायली गवर्नमेंट ने, और इन्होंने जाके एक्शन ले लिया था अगेंस्ट द इजिप्शियन गवर्नमेंट। और बाद में फिर यूएस और यूएन ने इन पे काफी डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सर्ट किया और फोर्सेस का। उसके बाद क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो बस एक पावरलेस स्पेक्टेटर बना रहा, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन था वो जो प्रिवेंट नहीं कर पाया सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, चेकोस्लोवाकिया एंड अफगानिस्तान। और यूएस के जो एस्केलेटिंग मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट रही है वियतनाम के अंदर ड्यूरिंग 1960s एंड 70s, उसको भी इसने मतलब एज सच कर्टेल नहीं किया। और यूएन का बड़ा ना एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस रहा है अरब इजरायली वॉर्स के अंदर। उसके बाद अब जब वो कोल्ड वॉर खत्म होती है ना, तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता है यूएन एक्टिविज्म, ठीक है। क्योंकि उसमें काफी यूएन के ऐसे एक्शंस थे जिसकी बुनियाद पे आपके पास जॉर्ज बुश सीनियर ने इसको नाम दिया यूएन एक्टिविज्म का। इसमें क्या होता है कि P5, अब इसमें डिक्लाइन देखें कि आपके पास 10 साल का टाइम है। पहले 85 या 82 आई गेस वीटोज किए गए, लेकिन इस टाइम पीरियड में सिर्फ 13 आपके पास वीटोज देखने को मिलते हैं P5 की जानिब से। उसके बाद यूएन की इंटरवेंशन होती है गल्फ वॉर के अंदर थ्रू यूएस, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सेकेंड टाइम आफ्टर कोरिया, ठीक है, यूएन काफी ऑथराइज कर देता है लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन को। उसके बाद काफी एग्रेशन और पीस फिर मेंटेन करवाया जाता है। उसके बाद यूएन एक्टिविज्म का पीरियड स्टार्ट होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो काफी नॉन मिलिट्री जो इन्फोर्समेंट मेयर्स है ना उसको काफी करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में, एंग्लो में, इथोपिया में, हेती में, इराक में, रवांडा में, सोमालिया में, ठीक है। उसके बाद यूगोस्लाविया में, और डिफरेंट मेजर्स ऑफ मिलिट्री इन्फोर्समेंट ली जाती हैं ताकि एक पीस कीपिंग ऑपरेशन किया जा सके। अच्छा, अब क्या था, अब कोल्ड वॉर के टाइम पे ना अब यूएन को ये समझ आ गई थी कि हमने एक ही डायमेंशन में नहीं जाना, हमने हमें मिलिट्री फोर्सेस भेज के वहां पे अगर हम मिलिट्री उनके जो टेंशन है उनको खत्म करते हैं तो एज अ रिजल्ट आपके पास वहां पे सिविल वॉर और बहुत ज्यादा क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने ना अब अपने जो एक्शंस थे ना उनको बड़ा मल्टी डायमेंशनल कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीस कीपिंग तो वो करते थे। पीस कीपिंग क्या होती है, अ टेक्निक डिजाइन टू प्रिजर्व पीस व्हेन फाइटिंग हैज बीन हॉल्टेड एंड टू, लेकिन ये पीस कीपिंग की टर्म यूएन चार्टर में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब पीस कीपिंग का तो वो करते थे, लेकिन अब पीस बिल्डिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया। पीस बिल्डिंग क्या है, पीस बिल्डिंग जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उन्हें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है फॉर सस्टेनेबल पीस। आपके पास वहां पे डेमोक्रेसी, दे वांटेड टू क्रिएट डेमोक्रेसी, वहां पे आपके पास हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे वो जाके डब्ल्यूएचओ के थ्रू। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके पास लेबर राइट्स करेंगे, ठीक है। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जो इसकी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, वो जाके वहां पे इस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा ताकि वहां पे जो एक स्ट्रक्चरल कॉजेज है ना वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की, उनको डील किया जा सके, उनको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझा जा सके, ठीक है। इस तरह के तकरीबन 63 पीस कीपिंग ऑपरेशंस किए इन्होंने, 16 ऑफ देम रिमेन्ड एक्टिव, और उसके अंदर 80,000 ट्रूप्स लगे, ठीक है। उसके बाद 11,000 यूनिफॉर्म पुलिस और 2300 मिलिट्री ऑब्जर्वर ड्रॉन फ्रॉम 117 कंट्रीज। उसके बाद ये जो था ये एक क्लासिकल और फर्स्ट जनरेशन यूएन
पीस कीपिंग जो मिशन है ना, उसके बाद इसमें क्या था कि इन्वॉल्व इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन फोर्सेस। वही बात कि ये जो इस पीस कीपिंग वाले को ना आपके पास फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें जिस तरीके से यूएन ने पीस कीपिंग की इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसराइल और इजिप्ट के दरमियान, और अरब इसराइल वॉर के दौरान, ठीक है। उसके बाद ये बाज दफा पहले ये फैसिलिटेट भी करता रहा है विड्रॉल ऑफ यूके एंड फ्रेंच फोर्सेस फ्रॉम द एरिया ऑफ इजिप्ट जब ये स्विस क्राइसिस हुआ। उसके बाद इसने ट्रेडिशनल अप्रोच में ये होता था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंगली ना अनसस्टेनेबल थी पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट हम देखते हैं कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस की वजह से काफ़ी सिविल स्ट्राइफ और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो जब ह्यूमन क्राइसिस और इंटरस्टेट वॉर और ये सारी चीज़ें कॉमन होना शुरू हो गई, तो यूएन को रियलाइज हुआ कि हमें बेसिक रूट कॉज तक जाने की जरूरत है, और रूट कॉज हमेशा ही ना लड़ाई के पीछे सोशो इकोनॉमिक डिवीजन होती है। अब रवांडा में हुत्सी और तुत्सी की लड़ाई हो तो वो बेसिकली पावर के लिए होगी, या फिर वो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए होगी, या फिर सिन्हालिस या तमिल्स की लड़ाई हो तो वो ज्यादा पावर के लिए होगी, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस एक का बेहतर होगा दूसरे का कम होगा, तो दूसरे में सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन आ जाएगी। तो अब यूएन ने इस चीज को समझ लिया था, उसने कहा था कि हमने अब इकोनॉमिकली और ह्यूमन डेवलपमेंट, हमने ह्यूमन सिक्योरिटी, अब हमने बेसिक रूट पे जाना है, हमने स्ट्रक्चरल कॉजेस को करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीस बिल्डिंग की तरफ जाना शुरू किया, उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग मिशंस दिए ताकि वो एक ह्यूमैनिटेरियन एंड्स को अचीव कर सकें। पीस कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट ऑथोरिटी यूएनडीपी क्रिएट किया गया 1965 के अंदर, जिसने फिर एमडीजीज का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने 2015 के अंदर टारगेट किया कि हमें एक्सट्रीम पॉवर्टी और एचआईवी और एड्स, ये बाद में फिर खत्म हो गया। फिर आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, जिसमें एसटीजी 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज से डील करता है, ठीक है, और पॉवर्टी के भी एसटीजी है, और इसमें सारा कुछ, ठीक है। अब फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं यूनाइटेड नेशन को? जो पहला चैलेंज है ना, फ्यूचर चैलेंज जो एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड नेशन को, वो है ईस्ट वेस्ट राइवलरी। ईस्ट की और वेस्ट की जो एक राइवलरी एग्जिस्ट कर रही है, चाइना एक चाइनीज ब्लॉक है, दूसरी तरफ आपके पास वेस्टर्न ब्लॉक है, इनकी जो राइवलरी है उसकी वजह से आपके पास कोई इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नॉर्थ साउथ डिवाइड की वजह से एक सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन डेवलप हो गई है कंट्रीज के अंदर। थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे तरीके से हमने कोविड-19 को देखा। उसके बाद मल्टीपोलैरिटी है। अब बाइपोलैरिटी, जब जब भी बाइपोलैरिटी हो ना, बाइपोलर हो आपका आपकी जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, जब वो बाइपोलर हो ना, तो उसमें होता है कि दो ही स्टेट्स होंगी, ठीक है, उसमें ज्यादा मसले नहीं होते। जब होती है ना मल्टीपोलैरिटी, मतलब डिफरेंट आपके पास सुपर पावर्स बनी है, तो वो बहुत ज्यादा अलायंसेस बन जाती हैं, और एज अ रिजल्ट आपके पास बड़ा ना वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने का खदशा होता है, ठीक है, और बड़े कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट रहते हैं, आपके पास प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाते हैं। अब जिस तरीके से ब्रिक्स राइज कर रहा है, आपके पास जो ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ब्लॉक है वो राइज कर रहा है, वो काफी ज्यादा यूनाइटेड यूएन पे रूल ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर यूएन जो है वो ऑब्सोलीट एंड अननेसेसरी, क्या वाकई ये ऑब्सोलीट और अननेसेसरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है? तो इसमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आता है वो ये आता है कि इस बात को वैलिडेट करने के लिए कि यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा इनफेक्टिव है। हमने देखा है कि इसके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा फेल हुए हैं। चिकोसिसाइड हुआ, देयर वर द वर्स्ट जेनोसाइड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया, ठीक है। उसकी अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो उसकी आपकी जो क्रिमिनल्स थे ना उस टाइम पे जिन्होंने कत्ल किए थे, उनकी टेस्टिमनी पड़ी है, तो वो रोना आता है देख के, ठीक है। तो आपके पास आ जाती है प्रोटो वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि ये ज्यादा पुलिस करने की कोशिश करती है वर्ल्ड को, और ये मॉरल फोकस इसका कम है, और ये मॉरल रिलेटिविज्म की तरफ ज्यादा है। कि मॉरल फोकस बेसिकली जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया ना, तो इसलिए बनाया गया ताकि फैशिज्म से आपको छुटकारा हासिल हो सके, और आप जो है ना वो डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच पे फोकस कर सके। लेकिन अब जो इसका मोरालिटी का जो लेवल है ना, वो बड़ा सब्जेक्टिव बन चुका है। लाइक ये ना सिर्फ अगर यूएस
कुछ कर रहा है तो ये वो मॉरली जस्टिफाइड है, अगर वही कोई और स्टेट कर रही है तो वो मॉरली अनजस्टिफाइड है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड और अनरिफॉर्मेबल है, जिस तरीके से हमने सिक्योरिटी काउंसिल में देखा कि उसका वो ऑर्गन किस तरीके से आउटडेटेड है। उसके बाद डिसरिस्पेक्ट फॉर स्टेट सॉवरेनिटी इन द केस ऑफ दारफुर। अब दारफुर जो था वो आपके पास अफ्रीका में है एरिया ये। तो वहां पे गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें नहीं चाहिए आपकी हेल्प, ठीक है, तो वो बेसिकली इन लोगों ने जान इंटरफेयर किया। तो आपके पास दो अब स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पे आपके पास एक डिबेट इमर्ज की कि जी ठीक था, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के लिए किया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए किया, लेकिन अदर स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि आपने सोवरेनिटी ऑफ स्टेट को क्यों कॉम्प्रोमाइज किया। उसके बाद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं इसके अंदर, लिमिटेड इन्फोर्समेंट है इसकी, मतलब आपके पास जो ब्लू हेलमेट्स हैं या फिर आपके पास जो यूएन के जो मिलिट्री आपके पास जो स्टाफ है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आपके पास अब कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा राइज कर गए हैं। रशियन यूक्रेन वॉर है, इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू है, और डिफरेंट अदर क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल ग्रिड लॉक आ जाता है चाइना के दरमियान और यूएस के दरमियान और रशिया के दरमियान। यूएन के जो है ना वो एक्सपेंडिंग मैंडेट, अब इस पे यहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है कि यूएन अपने ट्रेडिशनल जो पीस कीपिंग मिशन से है ना वो हट चुका है, और वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इन सारी चीजों में इकोनॉमिक और इनमें जा रहा है, तो वो अपने कोर इशू से हट गया है। ठीक है, तो अब क्रिटिसिज्म आता है फेमिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से, हमने देखा है कि आ रहा है क्रिटिकल जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट और रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, उससे आ रहा है। और उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक जो इसकी एफिशिएंसीज बहुत ज्यादा, रेटिविज्म और ये सारी चीजें, मिसमैनेजमेंट और ये सारा काफी ज्यादा, जब ऑयल फॉर फूड स्कैंडल हुआ उसमें इराक वगैरह में, मिडिल ईस्ट में, तो उसमें हमने देखा कि ये काफी मतलब यूएन जो है ना वो एक ऑब्सोलीट बन चुका है अब। लेकिन इसकी जानिब एक और आर्ग्यूमेंट्स ये भी आते हैं कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस को एग्जिस्ट करना चाहिए बिकॉज इट्स एन इंडिस्पेंसेबल बॉडी, इसने काफी कॉपरेशन करवाई है दुनिया के दरमियान, अब कोई ऐसा बड़े लेवल पे काफी देर तक वॉर नहीं हुई, तो इसके पीस कीपिंग सक्सेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया, ग्लोबल गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। एक किताब है डेवलपमेंट पे चार्ल्स कहने की, तो उसमें वो बताते हैं कि पहले से ना आपकी जो डिफरेंट जो इंटरनेशनल आईएमएफ और ये वर्ल्ड बैंक जो एड्स दे रहे हैं ना लोगों को, स्टेट्स को एड दे रहे हैं, उसने बहुत ज़्यादा आपके पास इम्प्रूवमेंट किया है इन एचडीआई और इन इरेडिकेटिंग द डिजीजेस एंड पॉवर्टी। बट आई थिंक उस बुक का नाम, सॉरी, गेटिंग बेटर है, गेटिंग बेटर, हाँ गेटिंग बेटर है चार्ल्स कैनी की। और दूसरी तरफ एक और किताब है वो है फॉरेन एड पे है। उसके उसमें वो बेसिकली बात करती है कि आपकी जो फॉरेन एड होती है ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ये जो है ना वो सिविल वॉर का जरिया बन जाती हैं। बाज दफा आपकी जो एड प्रोवाइड करती है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो उसका जरिया बन जाती हैं, सिविल वॉर का जरिया बन जाती हैं, और एक डेट साइकिल, मैलिग्नेंट डेट साइकिल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो बड़ी एक मजे की उस किताब के उसका नाम है आई थिंक हाउ फॉरेन एड वर्क्स और ऐसा कुछ, मैं भूल रही हूँ। ठीक है, उसमें ना बेसिकली वो बताती है कि उसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल देती है कि फॉर एग्जांपल एक इंस्टाग्राम पे किसी एक्टर ने ना देख लिया कि जी सोमालिया में बड़ा मलेरिया आया हुआ है और ये वो, तो उसने क्या किया, उसने अपनी तमाम जो नेट्स थे ना से मलेरिया के नेट्स खरीदे और उसने वहां पे भिजवा दिए। अब क्या होगा कि जो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अब जो वो नेट्स भिजवा दिए ना, तो वो अब वहां की जो अपनी सोमालियन इंडस्ट्री होगी ना, जो नेट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री होगी, वो तो बंद हो जाएगी काफी देर तक, क्योंकि ऑब्वियसली लोग उस चीज की इंडस्ट्री उसको वहां की ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और वो उस एक्टर की तरफ से आए हुए नेट्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू दोस्त जो वो लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट समझ लो कि अब खत्म हो गया आपके पास वहां पे मलेरिया, खत्म हो गया वो जी, आपके पास सही हो गया काम। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल 20 साल के बाद या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद दोबारा आपके पास
मलेरिया के सेफ्टी नेट्स की जरूरत पड़ती है, तो अब वो कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, तो ये इस पे क्रिटिसिज्म आता है। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं गेटिंग बेटर के अंदर भी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, आपकी मोर्टेलिटी, चाइल्ड जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये इन्वायरमेंटल साइंसेज में ये यूज हो सकता है। अर्थ समिट हुआ रियो में, ठीक है, ब्राजील के अंदर। इसने अप्रूव किया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। उसके बाद जनरल असेंबली ने एक treaty on non-proliferation of nuclear weapons पास की, ताकि आपके पास जो न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद एक पॉजिटिव पीस को इस्टेब्लिश करने की ना एफर्ट की गई। तो अगर हम सारी डिबेट को कंक्लूड करें ना, तो उसका नतीजा यही बनता है कि मेंड इट नॉट एंडेड, कि आप इसको मेंड करें, ना कि आप इसको बिल्कुल ही खत्म कर दें, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। कि आप एक इंस्टीट्यूशंस में रेवोल्यूशनरी चेंज तो नहीं ना ला सकते, क्योंकि रेवोल्यूशनरी चेंज होता है ना वो हमेशा खराब होता है। हमेशा अगर चेंज जो है ना वो एवोल्यूशन के थ्रू आए, डिफरेंट रिफॉर्म्स के थ्रू आए, इट्स ऑलवेज बेटर। सो सर ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और बहुत स्ट्रक्चर्ड था। ठीक है, और इससे काफ़ी क्लैरिटी भी आई है और बड़ी डिटेल में डिस्कस हो गया। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू फातिमा, थैंक यू वेरी मच।